नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों की तबादला सूची को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की बैठक होने वाली है। 3 दर्जन से के आसपास आईएएस अफसरों के तबादले होने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना महामारी के चलते गरीबों और ज़रूरतमंदों को सरकार के द्वारा दिए जा रहे निःशुल्क राशन के लिए थैला योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को शुभारंभ कर रहे हैं। इसके बाद ही आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी होगी। करीब 1.5 दर्जन जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। भोपाल नगर निगम के कमिश्नर केवीएस चौधरी को खंडवा का कलेक्टर बनाया जाएगा। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एडिशनल एमडी गौतम सिंह को भी कलेक्टर बनाया जाएगा। इसके अलावा 2013 बैच के डायरेक्ट आईएएस अफसरों को कलेक्टर बनाकर भेजा जाएगा। इस बैच के ज़्यादातर सीधी भर्ती वाले आईएएस अफसर कलेक्टर बन चुके हैं। करीब 9 अफसर बाकी हैं जिन्हें कलेक्टर की जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिली है। बालाघाट, छतरपुर, शिवपुरी, रायसेन, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, सतना, विदिशा, बड़वानी सहित कुछ और जिलों के कलेक्टर को बदला जा सकता है। इधर मंत्रालय में भी प्रमुख सचिव, सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों के विभागों में भी काफ़ी संख्या में फेरबदल होने की संभावना है। अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को स्वास्थ्य विभाग से हटाकर किसी महत्वपूर्ण विभाग की कमान सौंपी जा सकती है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव अजीत केसरी, एसएन मिश्रा के विभाग भी बदले जाएंगे। ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे को भी यहां से हटाकर कहीं और भेजा जाएगा। 1 दर्जन मंत्रियों की अपने विभाग के प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव से पटरी नहीं बैठ रही है। इनमें से ज़्यादातर मंत्री सीएम से अपने विभागों में पीएस और एसीएस को बदलने की बात कह चुके हैं। ऐसे अफसर भी इस फेरबदल में प्रभावित हो सकते हैं। वित्त वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी को तो हटवाना चाहते हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल, एसीएस अजीत केसरी से उनकी पटरी नहीं बैठ रही। इधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की प्रमुख सचिव संजय दुबे से पटरी नहीं बैठ रही है, जबकि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रमुख सचिव मनीष सिंह और आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव के कामकाज की मुख्यमंत्री से भी शिकायत कर चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की एसीएस मोहम्मद सुलेमान से नहीं जम रही है। इस बार के फेरबदल में पिछले 4.5 महीने से बगैर काम के बैठे राधेश्याम जुलानिया को भी काम दिया जा सकता है। जुलानिया का इसी साल सितंबर में रिटायरमेंट है। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री क्यावत इसी माह और कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। इनकी जगह भी पदस्थापना इसी फेरबदल में की जा सकती है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। रंजन श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। रंजन जी, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। रंजन जी, आईएएस की पोस्टिंग की अब अंतिम उसमें है कि जो तबादले होने हैं मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की 1-2 दिन के अंतराल में, जैसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, बैठक होने वाली है। और प्रधानमंत्री की का चूँकि 7 तारीख को जो गरीबों को अनाज दिया जाता है उसमें थैला भी दिया जाएगा, उसका एक योजना का शुभारंभ करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उसके बाद ये 7 तारीख के बाद शायद अगले ही दिन सूची आ जाए। तो जो प्रशासनिक सर्जरी जिसको कहा जाता है कि हो रही है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं और क्या क्या संभावना नज़र आ रही हैं आप? देखिए उमेश जी, एक तो तबादलों का सीजन है जी। फिर आईएएस आईपीएस खैर हमेशा ट्रांसफर होता रहता है जी। लेकिन जब तबादले पूरे बृहद स्तर पे होते हैं तो सरकार देखती है भाई अगर आपको प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट या और भी जो स्टेट सर्विस के लोग हैं उनको हटा, तो जहाँ जहाँ भी लगता है कि एक प्रशासनिक तरीके से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो आईएएस है, जो कलेक्टर बनने की कलेक्टर उनको इंटाइटलमेंट कलेक्टर बनने का है जी, कहीं से हटके भोपाल में है, यहाँ से जाने वाले हैं, तो उनको किस तरह से कहाँ कहाँ भेजा जा सकता है। एक तो ये मामला है जी। दूसरा क्या है कि देखिए उमेश जी, एक तरफ से सरकार
भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा मैं। जी जी अगर चुनाव को देखें तो मिड टर्म हो चुका है, आधे करीब 2.5 साल हो गए हैं। जी हाँ अब एक 1.5 साल बाद अगले चुनाव की तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। असेंबली चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव की बात कर या रहा हूँ। उसकी भी जमावट होगी है। तो हाँ, फिर नगरीय चुनाव आने वाले हैं। भले भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 6 महीने हट गए, लेकिन समय तो है सरकार को तैयारी करने का 6 महीने। जी हाँ अगर नगरीय चुनाव तो जितना समय मिलेगा सरकार को उतनी तैयारी करनी होगी। जी फिर 3 जो आपके असेंबली सीट हैं, एक लोकसभा सीट में जहाँ उपचुनाव होने हैं, तो सारे जो भी सीट आपने देखा भाजपा वैसे ही बहुत चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेती है, चाहे नगरीय चुनाव हो, चाहे पार्षद का चाहे चुनाव हो, पंचायत के हों लोकसभा। या विधानसभा जी। के। जी हाँ बिल्कुल। तो उनके हिसाब से जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे, उसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो, सरकार की जो योजना छवि है है उसमें और उसमें निखार आए, और सरकार को आगे आने वाले समय में दिक्कत ना, क्योंकि यहाँ देखिए काउंटडाउन में ये चालू हो जाता है। जी अब सरकार की कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस होती या बीजेपी है, इस तरह से उनका गिनती शुरू हो जाता है कि अगला हम क्या करें पिछले अगले 2.5 साल में कि हमारी सरकार पुनः बन जाए जी और कुछ दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इस सारी चीजों के लिए तो प्रशासनिक जो हमला होता है बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, खासकर कलेक्टर और एसपी तो और महत्वपूर्ण होते हैं, जी जो कि बीच कड़ी होते हैं। उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उनका बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पब्लिक फिगर होते हैं। तो इसलिए आप मुझे लगता है कि सरकार बहुत गंभीरता सोच रही है। जी और जैसा आपने कहा कि मुझे भी लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये कुछ होगा इसको जी लेकर। जी जी रंजन जी, एक चीज़ और देखी गई है कि ये जो तबादले होते हैं या कहीं प्राइम पोस्टिंगों की बात आती है, तो जो डायरेक्ट आईएएस होते हैं आमतौर पर इनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है और जो प्रमोटी रहते हैं, जबकि कई बार देखा गया है, कई अवसरों पे देखा गया है कि जो परफॉर्मेंस देने के मामले में या काम बेहतर करने के मामले में प्रमोटी कई बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा वो बना रहता है। लेकिन हालांकि ये सही है कि कई बार राजनीतिक दबाव में भी पदस्थापनाएं की जाती है। विधायकों की पसंद से कलेक्टर, हमेशा विधायक चाहते हैं कि उनकी पसंद के हों, हालांकि हर जगह नहीं मिल पाते हैं हमेशा। मंत्री चाहते हैं कि उनके पसंद के प्रमुख सचिव और सचिव हों, विवाद चलता रहता है। तो ये जो डायरेक्ट और प्रमोटी के बीच में भी पोस्टिंग को लेके चलता है विवाद, ये कैसे आप देखें? देखिए उमेश जी, ये जो व्यवस्था है जी चाहे देखिए सरकारें आती जाती हैं, किसी पार्टी की हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जी लेकिन व्यवस्था तो जो उसके इंटीग्रल पार्ट हैं, जो हमेशा के पार्ट हो, आईएएस ऑफिसर ही हैं। जी हाँ चाहे वो आप लॉ ऑर्डर की बात करें, चाहे स्टेशन की बात करें, उसकी चाबी तो हमेशा आईएएस उन्हीं के हाथ में होती है। है, जी हाँ। अधिकारिक के हाथ में होती है। जी और देखिए पिछले 1 दशक से ज्यादा ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम की बात हो रही है। जी इंदौर में, भोपाल लेकिन में केवल आईएएस ऑफिसर हैं जो जो उनके लागू कारण नहीं होने दे रहे हैं। जी हाँ नहीं हो पा रहा, नहीं जी हो पा हाँ। रहा है। वो- तो जब उनका जो डायरेक्ट जो जिनका रिक्रूटमेंट हुआ है, जो आरआर के लोग हैं जी आईएएस में, जाहिर है वो नहीं चाहते उनके हाथ से कोई भी ऐसा चीज हो जी हाँ जो प्रमोटेड लोग हों या जो और लोग हों उनका एक तरह से डोमिनेशन हो या उनका कोई ज्यादा उस पर इंटरफेरेंस हो। तो इससे एक हमने देखा है सरकारों में, प्रशासन में एक क्या कहें, नाविक है या जो भी है, एक एकजुटता बन जाती है। एकजुटता डायरेक्ट होती है। ऑफिसर जी तो उनका अलग, जो प्रमोटेड है उनका अलग बन जाता है। लेकिन जाहिर पावरफुल तो जो डायरेक्ट आते हैं उन्हीं का होता है। तो जो आप भेदभाव कई बार देखते हैं, जी एक कारण है। और आपने बिल्कुल सही कहा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी एक कारण होता है किसी को जी हाँ। पदस्थापना देने में। क्योंकि आपने सही कहा कि जो भी एमएलए है या जो एमपी है, वो नहीं चाहते उनके क्षेत्र में ऐसा कोई कलेक्टर हो, ऐसा कोई एसपी हो जो उनकी ना ऐसा सुने। जो उनकी ना सुने, उनका काम ना करे। जी हाँ और वो ग्राउंड ले देते हैं कि हमारा, चूंकि अगर हम ऐसा नहीं होता तो हमारी जनता नाराज होगी और हमारा चुनाव भी अफेक्टेड हो सकता है। लेकिन कई बार दूसरे भी कारण होते हैं उमेश जी। जी। कई बार ऐसा नहीं कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो सही काम लेके आते हैं। कई बार नियमों में वो नहीं हो सकता है, प्रावधान। जी हाँ नियमों से परे होते हैं, हर चीज चाहते हैं, वो संभव नहीं है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। इस वजह से भी उनकी आपसी खटकती है कलेक्टर से। जी जी। तो चाहे कोई भी ऐसा आईएएस का इसलिए इंटीग्रल पार्ट है सिस्टम का कि जो भी चीजें कानून से हो, कानून के हिसाब से हो, जी। इसमें तो दोनों चीज है। तो कई बार ऐसे देखा गया है कि आप उनको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं और अपने रूल के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि वो अपनी एक सीमा होती है रूल को भी डिरेक्ट करने का, उसको बाईपास करने का। जी तो यही कारण है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपने खुद गिनाए हैं उसके पीछे, अपॉइंटमेंट या पोस्टिंग के पीछे। जी। रंजन जी, एक चीज़ और देखिए, ये आईएएसओं से इतर अपन बात करें, बात तबादले से ही जुड़ी हुई है कि चाहे वो आईएएस के हों चाहे और दीगर अधिकारी कर्मचारियों के हों,
तबादले का पहले से पता है कि इस अवधि से इस अवधि तक तबादले करना है, सरकार ने तारीख भी बढ़ा दी और ये घोषणा पहले ही हो गई थी कि तबादले होना है, तो तैयारी भी विभागों को पहले से कर लेना चाहिए थी या की जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आमतौर से हमने भी देखा है, आपने भी, और हमेशा सभी ने देखा है कि बैक डेट में बहुत आदेश निकलते हैं। जैसे ही ये डेट खत्म होगी उसके बाद पुरानी तारीखों में 7 अगस्त की यदि डेडलाइन है तो उसके बाद वो 10 अगस्त और 11-12 अगस्त तक निकलते रहेंगे, 7 अगस्त की और 6 अगस्त की तारीख में। तो ये बैक डेट की क्यों जरूरत पड़ती है? समय पे क्यों नहीं सब चीजें कर लेते हैं? तो जो आपने पहले, इसके पहले जो आपने बोला वो वही कारण है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अपने चॉइस, अपने लाइक, अपने डिसलाइक। और यही कारण है कि कई बार आप किसी को भेजते हैं, फिर वो उधर से विधायक फोन करेंगे या सांसद महोदय फोन करेंगे या कोई रूलिंग पार्टी का कोई बड़ा नेता फोन करेगा, वही हमें नहीं चाहिए, तो चेंजेस शुरू हो जाते हैं। आप देखेंगे कोरोना सरकार थी तो पुलिस ने कई बार ऐसा हुआ कि सुबह लिस्ट जारी हुई और शाम होते होते काफी संख्या में बदलाव हो गया, ऐसा हो गया, वो तमाशा हो गया था। तो कारण यही है कि आप, क्योंकि सरकार में एक संभव नहीं होता है कि हर स्तर पे आप विचार विमर्श करें, हर स्तर पूछताछ करें, यह संभव ही नहीं हो सकता। इतना बड़ा एक हमला होता है, सबके मन पसंद भेजे भी नहीं जा सकते। नहीं, संभव नहीं, संभव नहीं है। इसलिए कई बार जब तबादले हो जाते हैं तब वो बुरा वक्त शुरू हो जाता है कि जो अधिकारी आया है पसंद है या किसी खास विचारधारा का है। तो यही कारण है कि बैन लगने के बाद जब वो बैन लग जाता है तो तब फिर बैक डेट में जारी करते हैं कि अब तो हो गए हैं, अब अगले साल देखेंगे। जी जी जी, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। यही कारण तो जो कई अपॉइंटमेंट पोस्टिंग हो गई फिर विचारधारा, उसमें विचारधारा का भी रोल कई बार आता है कि जो ऑफिसर आया है हमारे विचारधारा का नहीं है, दूसरे विचारधारा की खोज चालू होती है, उसका बैकग्राउंड चेक होता है, फिर इसमें कई बार बदलाव होता है, भी होता है। तो रंजन जी, तबादलों का मतलब प्रतिबंध जो लगा होता है उसको हटाना भी जरूरी है, क्योंकि सभी की चाहत रहती है कि उनके तबादले हों, उनके मनपसंद लोगों के हों, लेकिन सरकार में जो बैठे जिम्मेदार रहते हैं उनके लिए एक सिरदर्द भी हो जाता है ये तबादले पे से प्रतिबंध हटाना। नहीं, बिल्कुल मेरा कहना है, देखिए तबादले का एक समय सीमा होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि भाई किसी भी अगर व्यक्ति को आप लंबे समय तक किसी पोस्ट पे नहीं रहने दोगे तो काम कैसे करेगा भाई? कोई भी किसी भी आदमी का ने किसी पोस्ट पे रखा तो 6 महीने उसको काम समझने में लगेगा, जो उसके विभाग के लोग हैं या उसके सेक्शन के लोग हैं उनको जानने में लगेगा। बिल्कुल, विषय को समझना पड़ेगा, जिले को, विभाग को, सब चीजों को समझने में समय लगता है, बहुत बड़ा काम होता है। तो उसको फ्रिक्वेंट चेंजेस करेंगे या फ्रिक्वेंट ट्रांसफर पोस्ट होगी तो सरकार का कामकाज प्रभावित होता है। जहाँ सरकार का कामकाज प्रभावित होगा जहाँ जनता भी प्रभावित होती है, जिसको समय पे स्कीम का लाभ मिलना है और उसको योजनाओं का सही ढंग से लाभ मिलना है। इसलिए कई बार होता है कि ट्रांसफर से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है अफेक्ट होता है और जनता भी अफेक्ट होती है, सरकार भी कहीं न कहीं उससे अफेक्ट होता है। लेकिन फिर भी एक सिस्टम चला आ रहा है कि तबादलों का एक बंधन होना, फिर अपना उसको जारी करना। ये सही है रंजन जी कि तबादले होना भी जरूरी है, क्योंकि कई अधिकारियों को बदलना जरूरी है, कईयों के कामकाज के परफॉर्मेंस के आधार पर रहता है, कई जो है सरकार को जरूरी हो जाता है कि उनको बदलना है, तो इसलिए सरकार हर साल ये सर्जरी करती है। लेकिन ये सही है कि इसमें राजनीतिक दबाव भी होते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों को भी अपने काम कराना होता है और आम नागरिक को वो सुविधा भी मिल सके। तो किसी तरह की, क्योंकि सबसे अहम कड़ी होते हैं IAS, इसलिए सरकार को भी सोच समझ के इनके तबादले करना पड़ते हैं, इनके पदस्थापना करना पड़ती है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की बहुत जल्दी बैठक होने वाली है, उसमें अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 7 अगस्त के बाद कभी भी जो है लगभग 3 दर्जन IAS अफसरों के तबादले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका इनसाइड राजतंत्र से जोड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। प्रदेश भर के कॉलेज के प्रिंसिपल अपने ही स्टाफ को NOC देने के लिए टाल मटोल कर रहे हैं। अपने ही स्तर से निराकरण करने की बजाय प्रकरण शासन को भेज देते हैं। इसके चलते NOC मिलने में लंबा समय लग जाता है, जिससे कई बार NOC का औचित्य खत्म हो जाता है। कॉलेज के प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल संवर्ग के अधिकारियों को विभाग के अंदर अन्य पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए विभाग की NOC की ज़रूरत पड़ती है,
जबकि प्राचार्य या कार्यालय प्रमुख द्वारा इस शर्त के साथ एनओसी दी जा सकती है कि प्रतिनियुक्ति पर चयन होने की दशा में कार्य मुक्त होने के पूर्व शासन से कार्य मुक्ति संबंधी विधिवत आदेश प्राप्त करना होगा। लेकिन ऐसा न करते हुए संबंधित का प्रकरण एनओसी के लिए आयुक्त कार्यालय या शासन को भेज दिया जाता है। इसी तरह पीएचडी करने वालों के लिए अनुमति देने के मामले में भी अध्ययन अवकाश की आवश्यकता नहीं होने पर स्वीकृति प्रिंसिपल अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा दी जा सकती है। अध्ययन अवकाश की स्वीकृति शासन स्तर से दी जाएगी, लेकिन ऐसा न करते हुए पीएचडी के प्रकरण आयुक्त या उच्च शिक्षा विभाग को भेज दिए जाते हैं। इसी तरह फेलोशिप करने के लिए अनुमति दिए जाने के लिए विधिवत अवकाश मंजूर होने के बाद ही अनुमति देने का प्रावधान है। राज्य या राज्य के बाहर उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में जाने के लिए जो पदोन्नति में न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करते हों उनको प्राचार्य अनुमति देंगे, लेकिन इन सभी मामलों में ऐसा न करते हुए प्रिंसिपल अथवा कार्यालय प्रमुख प्रकरण सीधे शासन को भेज देते हैं। प्रिंसिपलों की ये टाल मटोल सरकार की नज़र में आई और सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और सरकार ने अब इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश भर के जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो अपने ही स्टाफ को एनओसी देने में किसी तरह की टाल मटोल ना करें। एनओसी के प्रकरण को ज़रूरत नहीं है कि वो शासन को भेजें। शासन को भेजे बगैर भी प्रिंसिपल या कार्यालय प्रमुख अपने स्तर पर एनओसी दे सकते हैं। आमतौर पर प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल को एनओसी विभिन्न कारणों से देना पड़ती है। कई बार वो प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं या पीएचडी करना हो या फेलोशिप करना हो अथवा प्रशिक्षण के लिए, तो एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एनओसी देने में प्रिंसिपल या कार्यालय प्रमुख जो होते हैं वो अक्सर टाल मटोल करते हैं। इसके चलते कई बार शिकायतें शासन के पास पहुंची, शासन के संज्ञान में आया और अब शासन ने इसमें स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि प्रिंसिपल या कार्यालय प्रमुख अपने स्तर पर ही एनओसी जारी करें। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में केंद्र सरकार की कुसुम योजना के तहत मिलने वाले अनुदान का भी किसानों को अब लाभ मिलेगा। दरअसल नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की कुसुम योजना में मिलने वाले अनुदान के माध्यम से सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की योजना में मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन किया है। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत केंद्र सरकार व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकतम 90% तक अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसान सोलर पंप प्राप्त करके अपने खेतों में आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके यहाँ पर बिजली का विकास नहीं है, जहाँ कृषि पंपों हेतु स्थायी कनेक्शन नहीं है और जहाँ विद्युत कंपनियों की वाणिज्यिक हानि अधिक है एवं ट्रांसफार्मर हटा लिए गए हैं तथा जहां खेत की दूरी बिजली की लाइन से 300 मीटर से अधिक है या नदी बांध के समीप ऐसे स्थान हो जहां पर पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो एवं फसलों के लिए चयन करने के कारण जहां वाटर पंपिंग की आवश्यकता ज़्यादा रहती हो। इस योजना के तहत डीजल पंप के स्थान पर सरकार द्वारा खेत की सिंचाई के लिए सोलर पंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में अनुदान का लाभ केवल इसी शर्त पर उठाया जा सकेगा यदि किसान द्वारा खेत के खसरे या वटांकित खसरे पर भविष्य में किसी भी विद्युत पंप लगाए जाने पर अनुदान नहीं लिया हो, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। किसान को 100 प्रमाणीकरण भी जमा करना होगा जिसमें यही घोषणा करनी होगी कि किसान ने वर्तमान में उस खसरे या वटांकित खसरे की भूमि पर कोई भी विद्युत पंप संचालित या संयोजक नहीं किया है। यदि किसान ने उस खसरे या फिर वटांकित खसरे पर विद्युत पंप संचालित या संयोजित किया होगा तो इस स्थिति में यदि किसान उस पर मिले अनुदान को छोड़ देता है एवं बिजली के पंप को हटवा देता है तभी किसान को सोलर पंप के लिए अनुदान मिल सकेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का विस्तार भी मार्च 2024 तक कर दिया गया है। इसकी डेडलाइन जो है वो 2024 तक बढ़ा दी गई है जिससे कृषि क्षेत्र का विकास हो सके। सीएम सोलर पंप योजना के तहत प्रदेश में 2 लाख पंप लगाने का टारगेट सरकार ने फिक्स किया है। सीएम सोलर पंप योजना में केंद्र सरकार की कुसुम योजना का अनुदान भी सरकार ने किसानों को देने का निर्णय किया है। अब किसानों को इन दोनों योजनाओं का फ़ायदा मिलेगा। इस तरह इन दोनों योजनाओं से किसानों को 90% तक अनुदान मिलेगा यदि वो सोलर पंप लगवाते हैं। सीएम सोलर पंप योजना के तहत प्रदेश में 2 लाख पंप लगाने का सरकार ने टारगेट तय किया है।
इसकी डेडलाइन 2024 तक तय कर दी है सरकार ने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें और सोलर पंप स्थापित करवा सकें। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। मंत्रालय में आजकल एक आईएएस की पत्नी, डॉक्टर पत्नी की खूब चर्चा हो रही है। आईएएस की पत्नी राजधानी के एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करती हैं। अस्पताल में डॉक्टरों को ड्यूटी पर समय से पहुंचकर रजिस्टर में दस्तखत करना होता है। मैडम समय पर ड्यूटी जाती नहीं हैं, लेकिन समय पर रजिस्टर में दस्तखत करने का जुगाड़ ढूंढ लिया था। मैडम की जगह रोज़ाना उनके घर पर काम करने वाला नौकर डॉक्टर बनकर दस्तखत कराता था। मगर 2 दिन पहले उसी अस्पताल के एक डॉक्टर ने दस्तखत करते हुए नौकर को रंगे हाथ पकड़ लिया। नौकर ने बंगले पहुंचकर मैडम को तत्काल बताया। मैडम ने भी आनन फानन में उस डॉक्टर की जमकर क्लास ले ली। अब वो डॉक्टर डरा सहमा घूम रहा है। इस घटना के कुछ दिन पहले प्रमुख सचिव स्तर के जो आईएएस अफसर हैं, उनकी पत्नी की मुख्य सचिव के पास शिकायत पहुंची। इस शिकायत में मैडम पर आरोप लगाए गए कि वे गायकोनोलॉजिस्ट नहीं हैं। उन्होंने गायकोनोलॉजिस्ट के लिए जो कोर्स किया है वह मान्यता प्राप्त नहीं है। शिकायत के साथ प्रमाण भी दिए गए। शिकायत है तो जांच भी होना लाजमी है। लोगों को उम्मीद है कि जांच से सच सामने आ जाएगा। वैसे प्रमुख सचिव महोदय के परिवार के सदस्यों पर सर्टिफिकेट का फर्जीवाड़ा करने का आरोप पहले भी लग चुके हैं। प्रमुख सचिव के बेटे का विकलांग कोटे का अंतर्गत आईटीआई में एडमिशन करवा दिया गया। बाद में आरोप लगे कि विकलांग का सर्टिफिकेट बनवाने में साहब ने फर्जीवाड़ा किया है। मंत्रालय के गलियारों में लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि साहब का फर्जीवाड़े से पुराना नाता है। 3 घटनाओं के आरोप तो लग चुके हैं। लोगों को चौथे फर्जीवाड़े के खुलासे का इंतजार है। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।